Hello students, this is GATE 2022 2-mark question asked from the topic starting method of induction motor. ठीक है, तो बहुत सारा स्टार्टिंग मेथड होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड, स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टिंग मेथड, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड, रिएक्टेंस स्टार्टिंग मेथड. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है that a 3-phase 415 volt 4-pole 50 hertz induction motor draws 5 times the rated current at rated voltage at the starting. मतलब इन्होंने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में मेंशन किया है, बिकॉज यू नो दैट इन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड क्या होता है दैट एन इंडक्शन मोटर विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस इट्स 3-phase सप्लाई. ठीक है, एंड देन द स्टार्टर विल अप्लाई द फुल लाइन वोल्टेज टू द मोटर टर्मिनल्स, है ना. तो यहां पर इन्होंने यही किया है कि वोल्टेज जो फुल वोल्टेज है जो कि 415 वोल्ट है वो अप्लाई कर दिया है, जिसके कारण द इंडक्शन मोटर ड्रॉज 5 टाइम्स द रेटेड करंट. दैट मीन्स इन द DOL डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड, since full line voltage is applied across the motor terminal, the starting current is 5 times the rated current at rated voltage. तो rated current मतलब क्या, full load current है ना. तो starting current is also called short circuit current here because full line voltage has been applied across the motor terminal, है ना, during the start. So that is why the starting current is called short circuit current here. So it is 5 times the rated current or full load current. उसके बाद क्या बोला इन्होंने, it is required to bring down the starting current from the supply to 2 times of the rated current. मतलब इतना ज़्यादा करंट इंडक्शन मोटर में, है ना, फ्लो कराना प्रॉब्लम कर सकता है ड्यूरिंग द स्टार्ट. दैट इज वाई इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डाउन द स्टार्टिंग करंट टू 2 times the rated current or the full load current. This is case 2. This is case 1. And this they are doing using a 3-phase auto transformer. So this is a auto transformer starting method. So case 1 था डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड और ये है ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड ऑफ स्टार्टिंग द इंडक्शन मोटर. इफ द मैग्नेटाइजिंग इंपेडेंस, क्या बोला है, इफ द मैग्नेटाइजिंग इंपेडेंस ऑफ द इंडक्शन मोटर एंड नो लोड करंट ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज नेग्लेक्टेड, देन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज गिवन बाय, व्हाट विल बी द ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो. ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो पूछा है इन्होंने. सो व्हाट विल बी द ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो. देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड में आपको पता है दैट द स्टार्टिंग करंट इज reduced by x square times the current during the direct online starting. This is how you reduce the starting current by other methods. Okay, and in the auto transformer it is x square times the ISC. Okay, where ISC is the starting current due to direct online method. So you are required to reduce the current to 2 times the full load current instead of 5 times the full load current that you are getting during the direct online method. ठीक है, and other parameter has been neglected. तो इन्होंने यही पूछा है x का वैल्यू क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर रेशियो का वैल्यू क्या होगा. तो IFL यहाँ से कट जाएगा एंड x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2/5 और x विल बी इक्वल टू √2/5. तो ये कितना आ रहा है देखो, तो x इज इक्वल टू √2/5. दैट विल कम आउट टू बी 0.632. Okay, so the auto transformer ratio is coming out to be x equal to 0.632. They have told to round off to 2 decimal places, so it will be 0.63. ठीक है, so that will be the answer. तो ध्यान रहे यहाँ पर, मतलब आपको स्टार्टिंग मेथड में क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है एंड अकॉर्डिंगली. दिस इज GATE 2022 2-mark question asked from the topic synchronous motor. In this question they have asked that a star connected 3-phase 400 volt 50 kVA 50 hertz synchronous motor has a synchronous reactance of 1 ohm per phase. देखो synchronous reactance तो हमेशा per phase में ही होता है. ठीक है, with negligible armature resistance. Okay, the shaft load on the motor is 10 kilowatt
वेल द पावर फैक्टर इज 0.8 लीडिंग. ओके, 0.8 लीडिंग बोला इन्होंने, ध्यान रहे. द लॉस इन द मोटर इज 2 किलोवाट. सो दे मेंशन द लॉस. ओके, सो दिस इज फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस, 2 किलोवाट इन्होंने दे दिया है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द पर फेज एक्साइटेशन ईएमएफ ऑफ द मोटर इन वोल्ट. तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं. पर फेज एक्साइटेशन ये पूछते हैं, ठीक है. तो सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है. वोल्टेज इन्होंने दे दिया है 400 वोल्ट. सो इट इज अ लाइन वोल्टेज. क्या है ये? लाइन वोल्टेज है. फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा? 400/√3 वोल्ट पर फेज. ओके, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है and synchronous reactance they have mentioned as 1 ohm per phase. Okay, the shaft power is 10 kilowatt while the power factor is 0.8 leading. And the loss in the motor is 2 kilowatt. तो देखो, साफ्ट पावर मतलब आउटपुट पावर इन्होंने दे दिया है. साफ्ट पावर मतलब क्या? आउटपुट पावर इन्होंने दे दिया मोटर का, और लॉसेस भी दे दिया है मोटर में कितना हो रहा है. तो इनपुट पावर कितना हो जाएगा? इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, राइट. तो आउटपुट पावर है आपका 10 किलोवाट और ये है 2, मतलब 12 किलोवाट आ गया ना, 12 किलोवाट. ओके, नाउ आई नो दैट द पर फेज एक्साइटेशन, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है पर फेज एक्साइटेशन का, ठीक है, तो ये क्या होता है? अंडर रूट ऑफ VT cos phi. ठीक है, फेजर डायग्राम से हम लोग निकालते थे, लेकिन यहां पर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि फेजर डायग्राम ये सब करोगे तो आपको काफी लेट हो जाएगा. तो VT cos phi माइनस IARA होल स्क्वायर प्लस VT sin phi प्लस IAXS होल स्क्वायर. देखो यहां पर क्योंकि इन्होंने लीडिंग पावर फैक्टर का बात किया है, तो यहां अगर आप VT sin phi को नेगेटिव भी रखोगे, क्योंकि sin phi नेगेटिव आएगा, तो अगर VT sin phi को नेगेटिव भी रखोगे, और क्योंकि मोटर है, मोटर में आर्मेचर करंट को नेगेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जनरेटर, तो ये नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से तो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसका स्क्वायर फिर पॉजिटिव ही हो जाएगा. तो डजंट मैटर इफ यू आर टेकिंग दिस फॉर्मूला और इफ यू आर टेकिंग नेगेटिव हियर. ओके, तो यहां पर जो ध्यान रहे कि ये जो, क्योंकि हम पर फेज एक्साइटेशन निकाल रहे हैं ना, तो यहां पर जो VT का वैल्यू है ये भी पर फेज में होना चाहिए. ठीक है, cos phi आपको दे दिया 0.8, तो sin phi 0.6 हो जाएगा. RA आपको 0 दे दिया है, यहां पर RA आपको 0 दिया हुआ है, क्योंकि बोला है नेग्लिजिबल आर्मेचर रेजिस्टेंस. सो RA दे हैव मेंशन एज 0, तो ये पार्ट एक्सक्लूड हो जाएगा. ठीक है, और IA आपको निकालना पड़ेगा इसके लिए, IA एक्सेस, क्योंकि एक्सेस आपको 1 ओम पर फेज दिया हुआ है, तो उसके लिए IA भी निकालना पड़ेगा. तो इनपुट पावर आपको पता है, राइट. तो मोटर का इनपुट पावर पता है आपको, इनपुट होता है इलेक्ट्रिकल, तो वो हो गया √3 VL IA cos phi, राइट. ठीक है, या तो 3 V फेज I फेज cos phi करो, या तो √3 VL IL cos phi करो. तो यहां से आपको सारे पैरामीटर पता है, बस आपको IA निकालना है. तो एक काम करो, तो ये IA कैसे निकल जाएगा यहां पर, तो यहां देखते हैं. तो P इनपुट जो कि 12 किलोवाट दिया हुआ है, वो है √3 VL IA cos phi. IA यहां से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? दिस इज 12,000 वॉट डिवाइडेड बाई √3 VL, लाइन वोल्टेज ही पुट करना है. लाइन वोल्टेज कितना है? 400 वोल्ट, क्योंकि √3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया ऑलरेडी. IA निकालना है. cos phi कितना है? cos phi है 0.8, तो क्या आ जाएगा, कितना निकल जाएगा ये? 12,000 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 400 इंटू 0.8, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा आपका 21.65 एम्पियर, 21.65 एम्पियर. बस अब आपको वैल्यू पुट कर देना है.
तो आपको एक्साइटेशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो Vt is 400 by root 3 because I have to find out per phase excitation, so I have to consider per phase terminal voltage here. Cos phi is 0.8, so this whole square, and Vt here is 400 by root 3. Sin phi will be 0.6 क्योंकि cos phi 0.8 है, sin phi 0.6 हो जाएगा। Ia का वैल्यू 21.65 एम्पियर निकला है इंटू 1 दिस होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। 400 by root 3 into 0.8, तो इसका स्क्वायर जो है वो आ गया आपका 341.33, यहाँ पर 341.34 स्क्वायर वैल्यू इसका आ गया। अब ये पार्ट कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। ये है आपका 400 बाई रूट 3 इंटू 0.6 प्लस 21.65 स्क्वायर, ये आ गया आपका 2525668.54। इसको ऐड कर दिए 1.34, इसका अंडर रूट लोगे तो आंसर डायरेक्टली अब लिखते हैं 244.54 आरपीएम आ रहा है, वोल्ट आ रहा है, सॉरी ये हो गया वोल्ट, 244.54 वोल्ट। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर बोला है तो 245 कर दो, ये हो गया 245 वोल्ट, तो आंसर हो गया 245 वोल्ट। देखो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दैट दे हैव मेंशन्ड हियर, ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पर फेज एक्साइटेशन ऑफ द मोटर विल बी 245 वोल्ट। ये फॉर्मूला तो आपने कई बार यूज किया होगा, राइट। अब बस आपको देखना है लीडिंग है या लैगिंग है, मोटर है या जनरेटर है, पर फेज में लेना है क्योंकि पर फेज एक्साइटेशन निकालना है। तो ये सब अगर आपको पता है तो only calculation is required here. This is GATE 2022 1 mark question asked from the topic classification of induction motor. In this question they have asked that which type of single phase induction motor expected to have the maximum power factor during the steady state running condition. देखो इन्होंने, इनका क्या रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम पावर फैक्टर during running condition, right? Now we have different type of induction motor: capacitor start, split phase, shaded pole, and capacitor start, capacitor run. Now you know that the capacitor start and capacitor run will give you the maximum power factor during the running condition, because during the running condition capacitor will be permanently connected to it. ठीक है, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया था, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इज अ सिंगल फेज मोटर विच विल हैव अ स्टेटर एंड अ सिंगल केज रोटर। ठीक है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है इसका, जो कि 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होता है, राइट। तो ड्यूरिंग द स्टार्ट अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड, ओके, एंड देन इट इज डिसकनेक्टेड व्हेन द मोटर रीचेज द synchronous speed, and then during the running condition it is permanently, the capacitor is permanently connected to the motor. Okay, so definitely when the capacitor will remain connected during the running condition also, it will provide maximum power factor, because we know that during the operating condition of the motor, okay, the rated current or the operating current will be less than the starting current, right, and due to which the capacitive reactance during the running condition will be large, okay, and the running capacitor value that is connected will be small, okay, so it will be able to provide a better power factor during the running condition. Okay, so option D is the correct answer. This is GATE 2022 1 mark question asked from the topic induction motor, right.
So this is a simple question in which they have asked that the frequency of the stator and rotor current flowing in a three-phase 8-pole induction motor are 40 Hz and 1 Hz respectively. The motor speed in RPM is. It's a very simple question. Just you need to know the slip formula, right? तो स्टेटर फ्रिक्वेंसी जो कि सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, बिकॉज ये नॉर्मल इंडक्शन मोटर है, वो कितना दिया हुआ है 40 हर्ट्ज. रोटर फ्रिक्वेंसी भी दे दिया है 1 हर्ट्ज. वी नो दैट रोटर फ्रिक्वेंसी इज लेस देन द स्टेटर फ्रिक्वेंसी, एंड वी नो दैट द रोटर फ्रिक्वेंसी इज स्लिप टाइम्स द स्टेटर फ्रिक्वेंसी, राइट. सो 1 इज इक्वल टू स्लिप इंटू स्टेटर फ्रिक्वेंसी 40 है, तो S इक्वल टू 1/40 आ गया, राइट. मोटर स्पीड पूछा है. मोटर स्पीड मतलब क्या है, रोटर का स्पीड पूछा है. एंड फ्रॉम द स्लिप फॉर्मूला वी नो दैट NR विल बी इक्वल टू NS इंटू 1 - S, राइट. NS क्या होता है 120 F/P इंटू 1 - S. सिंपल सा क्वेश्चन था ये. फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है स्टेटर का या सप्लाई का 40 हर्ट्ज. पोल नंबर ऑफ पोल्स कितना है 8. 1 - 1/40, तो ये हो गया आपका 600 इंटू 39/40. कितना आ रहा है देखो, 585 RPM. कितना आ रहा है 585 RPM. This is GATE 2022 2-mark question asked from the topic swing equation. ठीक है. Here in this question, a 20 MVA 11.2 kilovolt 4-pole 50 Hz alternator has an inertia constant of 50 megajoule per MVA. If the input and output power of the alternator दे दिया है, angular acceleration in mechanical degree per second square में पूछा है, राइट. देखो, चाहे आप ऑल्टरनेटर का करेक्टरिस्टिक्स देखो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम पढ़ो, स्विंग इक्वेशन का जरूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट. तो स्विंग इक्वेशन आपको पता होगा, इट इज इक्वल टू H/πf, मतलब यहां पर रेटिंग भी दिया हुआ है, तो GH/180F इज इक्वल टू इंटू d² डेल्टा बाई dt² will be equal to mechanical power minus electrical power, PM - P, राइट. तो ये तो आपको पता है. अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेटिंग दे दिया है. रेटिंग ऑफ ऑल्टरनेटर कितना दिया हुआ है 20 MVA, ठीक है. इनर्शिया कांस्टेंट H कितना दिया हुआ है 15 मेगा जूल पर MVA, राइट. अच्छा, इनपुट पावर मतलब ऑल्टरनेटर का इनपुट क्या होता है, मैकेनिकल पावर होता है, राइट. तो इनपुट पावर या मैकेनिकल पावर आपको 15 मेगावाट दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिकल पावर आपका 10 मेगावाट दिया हुआ है. मतलब PM - P पॉजिटिव है, इसका मतलब d²/डेल्टा² पॉजिटिव है, मतलब मोटर एक्सेलरेट करेगा, राइट. तो एंगुलर एक्सेलरेशन ही पूछा है इन्होंने, मतलब d² डेल्टा बाई dt² ही पूछा है इन्होंने. तो G का वैल्यू कितना है 20, जो कि रेटिंग ऑफ द ऑल्टरनेटर हो गया. H कितना है इनर्शिया कांस्टेंट 15, 180, और ये F कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, राइट. सो दिस इज माय एंगुलर एक्सेलरेशन d² डेल्टा बाई dt², PM है 15. तो ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था. आई होप ये आपसे बना होगा. तो एक्सेलरेशन कितना आ गया देखो, 5 इंटू 180 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 15. कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है. ये हो गया 3, तो 3 इंटू 50 कितना हो गया 150. लेकिन ये आया इलेक्ट्रिकल डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर में, इलेक्ट्रिकल डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर में. लेकिन आपको देखो पूछा है मैकेनिकल डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर में. यहां पर आपको ध्यान थोड़ा सा रखना होगा. आई होप मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ तक करके छोड़ दिया होगा और वो आंसर डाल दिया होगा. बट ये ध्यान रहे कि यहाँ पर 150 इलेक्ट्रिकल डिग्री पर सेकंड स्क्वायर आता है, ये जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन. तो मैकेनिकल डिग्री पर सेकंड स्क्वायर में कैसे हो जाएगा, आई नो दैट 1 इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू P/2 नंबर ऑफ पोल्स बाई 2 टू 1 मैकेनिकल डिग्री, राइट. तो यहाँ पर आपको
150 इलेक्ट्रिकल डिग्री आया है, तो 150/2 दैट इज 75 मैकेनिकल डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर होगा आंसर जो पूछा गया है, मैकेनिकल डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर विल बी 75 गाइस। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा बिकॉज दे हैव आस्क्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन इन दिस इज गेट 2022 2 mark question asked from the topic DC motor. In this question they have asked that a 280 volt separately excited DC motor with armature resistance of 1 ohm and constant field excitation drives a load. तो सेपरेटली एक्साइटेड है, फ्लक्स तो कांस्टेंट होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है और 280 वोल्ट इसका टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है। द लोड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत बार गेट में आया है। लोड टॉर्क कभी स्क्वायर ऑफ द स्पीड से प्रोपोर्शनल होता है, कभी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। नाउ व्हाट दे हैव टोल्ड दैट द मोटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 30 एम्पियर व्हेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 1000 आरपीएम। ओके, तो आर्मेचर करंट दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड है ना, तो लाइन करंट और आर्मेचर करंट सेम होगा 30 एम्पियर व्हेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 1000 आरपीएम। सो यू हैव टू नेग्लेक्ट द फ्रिक्शनल लॉसेस इन द मोटर। ओके, द स्पीड इन आरपीएम एट विच द मोटर विल रन इफ एन एडिशनल रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। तो दो केस दिया हुआ है, दो क्या बोला इन्होंने, ये हो गया आपका सेपरेटली एक्साइटेड, फील्ड वाइंडिंग ये सेपरेटली एक्साइट हो रहा है डीसी वोल्टेज से, राइट, और यहां पर आपका आर्मेचर है, और क्या बोला है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ, राइट। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस है इसका 1 ओम, ठीक है, और ये टर्मिनल वोल्टेज आपको मेंशन किया हुआ है 280 वोल्ट। तो ये जो लाइन करंट है वही आर्मेचर में जा रहा है, तो IA1 दे दिया है आपको, समझ लो 30 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया केस 1। ठीक है, और लोड टॉर्क क्या बोला है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। और दूसरे केस में इन्होंने बोला है दैट इट इज फॉर द सेम मशीन विच इज सेपरेटली एक्साइटेड, okay, now they have included a additional resistance in the armature in series with the armature। तो यहाँ मान लो एडिशनल रेजिस्टेंस हमने दे दिया इन सीरीज विद द आर्मेचर, द टर्मिनल वोल्टेज रिमेन 280 वोल्ट, और ये एडिशनल रेजिस्टेंस का वैल्यू इन्होंने 10 ओम मेंशन किया हुआ है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस विल रिमेन 1 ओम हियर। ठीक है, और IA2 आपको फाइंड आउट करना है, IA2 फाइंड आउट करो, उसके बाद आपको स्पीड निकालना है, मतलब इस केस में स्पीड क्या होगा। तो इसका मान लो यहाँ पर जो मोटर का स्पीड है वो N1 है, यहाँ मोटर का स्पीड N2 होगा, तो N2 फाइंड आउट करने बोला है आपको, राइट, N2 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले IA2 निकाल लो। IA2 कैसे निकल जाएगा, ये देखो, टॉर्क आई नो दैट टॉर्क इज K∅IA, right? Now I know that K is a constant and flux they have already mentioned constant for a separately excited, so IA is directly proportional to N. Now I know that if IA is proportional to N, so IA2 by IA1 will be equal to N2 by N1, है ना। तो IA1 का वैल्यू पता है, N1 का वैल्यू पता है, तो यहाँ से आपको IA2 by N2 का वैल्यू मिल जाएगा कितना, IA1 by N1 विच इज 30 डिवाइडेड बाई 1000 आरपीएम, राइट।
तो ये मिल गया आपको, तो ये हो गया 3/100। ओके, नाउ यहाँ से जो फर्स्ट केस दिया हुआ है, यहाँ से आप बैक ईएमएफ निकाल सकते हो इस मोटर का। तो फॉर द फर्स्ट केस व्हाट विल बी द बैक ईएमएफ? तो आई नो दैट EB1, मान लो इसका बैक ईएमएफ EB1 है और इसका बैक ईएमएफ EB2 है। तो EB1 विल बी इक्वल टू VT माइनस IARA, है ना, क्योंकि ड्यूरिंग द स्टार्ट कोई एडिशनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है और VT का वैल्यू है 280 वोल्ट और IA का वैल्यू IA1 कितना दिया हुआ है 30 एम्पियर, RA कितना दिया हुआ है 1 ओम। तो 280 माइनस 30 इज 250 वोल्ट। ठीक है, तो EB2 का वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि IA2 का वैल्यू हमें नहीं पता है, राइट। तो एक काम करो, वी नो दैट EB इज इक्वल टू P5ZN/60 है। ठीक है, बाकी सब पैरामीटर कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट है, बस EB का रिलेशन आपको N के साथ निकालना है। EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है कि बैक ईएमएफ मान लो जो है, तो EB2/EB1 इज इक्वल टू N2/N1। EB1 जो बैक ईएमएफ फर्स्ट केस में आ रहा है, ठीक है, तो वो आपने निकाल लिया है 250 वोल्ट। तो EB2/N2 निकल जाएगा यहाँ से आपका, कितना निकलेगा वो, N2 है आपका EB1/N1। EB1 कितना दिया हुआ, कितना निकाले हो 250 वोल्ट और N1 कितना है 1000 RPM, राइट। तो ये हो गया 1/4। ओके, so now you have got two relation, that is IA2/N2 and EB2/N2. now EB का फॉर्मूला आपको पता है फॉर द सेकंड केस, जो बैक ईएमएफ इस मोटर के लिए आएगा, ठीक है, मतलब इस रनिंग कंडीशन में जो आएगा EB2 बैक ईएमएफ, वो कितना हो जाएगा, because now you have connected a external resistance, right, VT remains same but now current is IA2 and resistance is armature resistance plus external resistance that is connected in series, so that is why resistance gets added here. तो EB2 आपको हो जाएगा 1/4 N2, है ना, यहाँ से देखो सेकंड रिलेशन से EB2/N2 is 1/4, तो EB2 will be 1/4 N2। VT रिमेन सेम 280 वोल्ट। IA2 अभी आपने यहाँ से IA2 और N2 का रिलेशन निकालना है। IA2/N2 is 3/100, so IA2 will be 3/100 N2, 3/100 N2 और RA है 1 ओम और R एक्सटर्नल है 10 ओम, मतलब ये हो गया 11, तो इंटू 11, ठीक है ना। R एक्सटर्नल 10 ओम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां से आपको N2 मिल जाएगा, राइट। तो ये कितना मिलेगा, देखो ये हो गया N2/4 और ये हो गया 33 N2/100 एंड दैट इज इक्वल टू 280। तो यहाँ से N2 निकालो, 100, दिस इज 25 N2, दिस इज 33 N2 इक्वल टू 280 वोल्ट, राइट। तो N2 ये हो जाएगा 538 235 58 N2/100 इज इक्वल टू 280। तो N2 यहाँ से कितना आ जाएगा, N2 विल बी इक्वल टू 280 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 58। ये कैलकुलेट करो कितना आरपीएम आ रहा है, यार आपका 482.75 482.75 आरपीएम। लेकिन आपको मेंशन क्या हुआ है यहाँ पे कि यू हैव टू राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, तो 482.75 मतलब हम बोल सकते हैं 483 आरपीएम होगा, 483 आरपीएम। तो आंसर क्या हो गया, ये जो स्पीड पूछा था आपको क्वेश्चन में 483। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन का मतलब हर साल ही गेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। टॉर्क और स्पीड का रिलेशन, बैक ईएमएफ और स्पीड का रिलेशन, ठीक है, अलग अलग मोटर के लिए, चाहे वो सेल्फ एक्साइटेड हो या फिर सेपरेटली एक्साइटेड हो। क्लियर है। दिस इज गेट 2022 2 मार्क क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक इंडक्शन मोटर स्पीड टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स।
right? So in this question they have asked that a 4-pole induction motor with inertia of 0.1 kg meter square drives a constant load torque of 2 Newton meter. The speed of the motor is increased linearly from 1000 rpm to 1500 rpm in 4 सेकेंड. तो यहाँ पर आप स्पीड टाइम करेक्टरिस्टिक देखो, यहाँ पर इन्होंने n वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ है, टाइम माइक्रो सेकेंड में, स्पीड है आरपीएम में. तो इन दिस ड्यूरेशन ऑफ 4 सेकेंड, ओके, they have mentioned that the speed is increasing linearly from 1000 rpm to 1500 rpm. ठीक है. Now what is the energy in the joules consumed by the motor during the speed change? तो जाहिर सी बात है, इंडक्शन मोटर का स्पीड बढ़ रहा है तो एनर्जी तो कंज्यूम हो ही रहा होगा. तो वही उन्होंने पूछा कि कितना एनर्जी कंज्यूम होगा अगर मोटर का स्पीड बढ़ रहा है तो. ठीक है. तो उन्होंने मेंशन किया है, गिवन इज P इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ पोल्स 4 दे दिया है, इनर्शिया दे दिया है इन्होंने 0.1 kg मीटर स्क्वायर. ठीक है. लोड टॉर्क दे दिया है इन्होंने 2 न्यूटन मीटर, एंड द स्पीड ड्यूरिंग द स्टार्ट इज 1000 rpm, एंड आफ्टर 4 सेकेंड, दैट इज after reaching 4 to 8, that is in the duration of 4 seconds, the speed has reached to 1500 rpm, right? And they are asking what will be the energy consumed. So now what is the relation between power and time? Okay, power and power energy, जानते हो पावर और एनर्जी में रिलेशन क्या होता है? देखो, टॉर्क दिया हुआ है आपको, राइट? टॉर्क आपको 2 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, कांस्टेंट लोड टॉर्क ऑफ 2 न्यूटन मीटर. तो पावर और टॉर्क तो आप जानते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इट इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी, राइट? वेयर ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड एंड टी इज द टॉर्क. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पावर एंड टॉर्क, राइट? नाउ दे हैव आस्क्ड फॉर द एनर्जी. सो इफ आई मल्टीप्लाई इट विथ टाइम, ठीक है, बोथ साइड, तो मेरे को यहां से एनर्जी मिल जाएगा. P इंटू टी क्या होता है? एनर्जी, राइट? और ओमेगा इंटू टी क्या होता है? थीटा. ओके. सो द स्पीड एंड टाइम वेव फॉर्म विल गिव यू द थीटा वैल्यू. इसका एरिया क्या दे देगा आपको? थीटा का वैल्यू दे देगा, राइट? इसका एरिया आपको थीटा का वैल्यू दे देगा. देखो, एनर्जी जो पूछा है ना, इट इज आस्क्ड द एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग द स्पीड चेंज. मतलब स्पीड चेंज हो रहा है यहां से लेकर यहां तक, राइट? तो इसका अगर एरिया फाइंड आउट कर ले हम लोग तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, बिकॉज आई नो दैट द वेवफॉर्म ऑफ एन और ओमेगा, एन बोलो या ओमेगा बोलो, एन होता है क्या आपका स्पीड इन आरपीएम, ओमेगा होता है स्पीड इन रेडियन पर सेकंड, राइट? तो ओमेगा वर्सेस टाइम का अगर एरिया निकालें तो वो थीटा आ जाएगा, राइट? तो एनर्जी निकालना है आपको थीटा. अगर इसका एरिया निकाल दो तो इसका एरिया क्या होगा? देखो, यहाँ पर ये रेक्टेंगल है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक एक ट्राइंगल है ना? तो सबसे पहले थीटा जो कि एरिया है, एरिया विल गिव यू द वैल्यू ऑफ थीटा. तो ये हो जाएगा, दिस इज अ रेक्टेंगल, सो बेस ये है आपका 4 और ये कितना है? 1000, राइट? 1000 इंटू 4, ये हो गया इस रेक्टेंगल के लिए. और ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा? हाफ बेस आपका 4 ही है, 4 सेकेंड्स, ठीक है ना? और हाइट कितना है? ये हाइट 1500 माइनस 1000, तो ये हाइट मिल जाएगा, कितना हो गया? 500. लेकिन देखो, ये आरपीएम में है और मैं ओमेगा वर्सेस टाइम का एरिया बोल रहा हूँ, दैट इट विल गिव यू थीटा. तो इसको 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज आई नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60. दिस इज हाउ यू कन्वर्ट रेवोल्यूशन पर मिनट इंटू रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई बाई 60 से. ठीक है, तो ये तो थीटा जो है, जो एरिया है, इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा 2 पाई बाई 60 से, तभी तो आपको मिलेगा, है ना? क्योंकि ओमेगा में कन्वर्ट करोगे, स्पीड जो है आरपीएम में दिया हुआ है, इसको ओमेगा में कन्वर्ट करोगे और फिर एरिया निकालोगे, है ना? तो 2 पाई बाई 60 हो जाएगा.
तो 1000 इंटू 4, ओके, ये हो जाएगा 4000 प्लस ये हो जाएगा 1000 इंटू 2π/60, ये 1000 हो जाएगा। तो ये हो गया 5000 इंटू 2π/60। कितना आ रहा है देखो तो थीटा का वैल्यू 5000 इंटू 2π/60। यार 523.6 आरपीएम, ठीक है, 523.59 आ रहा था तो 523.6 लिख दिया हमने। तो ये जो रिलेशन है आपको, जो मैंने अभी बताया आपको, एनर्जी इज इक्वल टू थीटा इंटू टॉर्क, तो ये कितना आ जाएगा एनर्जी, थीटा का वैल्यू मिल गया 523.6 और टॉर्क आपको दिया हुआ है कितना 2 न्यूटन मीटर, तो 2 2 6 12 7 4 10, तो 1047.2 जूल्स आ रहा है, ठीक है। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर बोला है तो एक काम करो 1047 जूल हो जाएगा ये 1047। क्लियर है। तो बस यहाँ पावर और टॉर्क के बीच में अगर रिलेशन पता हो तो एनर्जी और टॉर्क के बीच में भी रिलेशन पता हो जाएगा, है ना। पावर और टॉर्क के बीच में रिलेशन पता हो तो एनर्जी टॉर्क के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा। और थीटा का वैल्यू यहाँ से अगर एरिया फाइंड आउट कर लो ड्यूरिंग दिस स्पीड चेंज फ्रॉम 1000 टू दिस 1500 आरपीएम, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। बस ध्यान रहे कि दिस इज इन revolution per minute, so you have to convert it into omega because omega into t curve will give you the area of theta.